देखिए आज कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में आपका आज चलेगा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। देखिए एक शब्द लगा हुआ राष्ट्रवाद। वाद शब्द एक ऐसा शब्द है वो कई किसी के साथ प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, गांववाद, प्रदेशवाद। ये शब्द जो है ऐसा शब्द है, व्यापक शब्द है, ये कई शब्दों के साथ प्रयोग होता है और उसका एक महत्व भी होता है। क्योंकि गांव जैसे एक दूसरे कहीं बाहर चले जाते हैं तो एक दूसरे गांव के लोग होते हैं, तो कहीं जाके बाहर जब बड़े शहरों में जब रहते हैं तो अपनी क्षेत्र में क्षेत्रवाद उनके अंदर बहुत होता है। अरे ये हमारे ज़िले का व्यक्ति है, ये हमारे प्रदेश का व्यक्ति है, थोड़ा और फॉरेन चले जाते हैं, ये हमारे कंट्री का व्यक्ति है, देश का व्यक्ति है। तो इसी तरह से एक शब्द आता है यहाँ पर राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद शब्द आया है अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, डच थे, पुर्तगाली थे, जो मध्य एशिया से मंगोल वगैरह ये सब थे, उसके बाद से ये शब्द प्रचलन में आया भारतीय इतिहास में कि ये राष्ट्रवाद। क्योंकि लोगों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है, सितंबर 1914 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, और ये नवंबर 1918 में जाके फिनिश होता है। तो 1918 में ये समाप्त होता है प्रथम विश्व युद्ध। उसके तुरंत बाद भारतीयों के मन में एक बात आती है कि हम अपने देश के प्रति एक लगाव की, जिस तरह व्यक्ति के पास एक लगाव होता है किसी परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव, उसी तरह से एक भारतीय जनता के प्रति भी एक लगाव था देशभक्त के प्रति, देश के लिए कि हम अपने देश के प्रति कुछ एक काम कर सकें देश के लिए। आज जिस तरह स्वतंत्रता के उस समय देश स्वतंत्र था, क्योंकि देश जो है ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। देश ब्रिटिश लोग हम पर शासन कर रहे थे। तो वहीं से ये शब्द प्रचलन में आता है, वहीं से ये शब्द उभर कर आता है कि क्या नाम, राष्ट्रवाद। क्योंकि 1919 की बात है, 1919 में एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि 1915 में शायद अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आते हैं, 1915 में आए, और उसके बाद ये 14 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और ये 4 साल विश्व युद्ध चलता है। 14 से शुरू हुआ है और 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो उसी के विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने देखा देश की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी यहाँ पे जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, जो हमारी पीढ़ियाँ रही होंगी, उनके ऊपर कितनी यातनाएं कर रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के लोग, उन पर तरह तरह की उनको प्रताड़नाएं दे रहे थे, मनमानी तरीके से फसलें उगवा रहे थे। क्यों कि जो खाद्यान्न फसलें थी वो पैदा नहीं करने दे रहे थे। वो खाद्यान्न फसलों को छोड़कर व्यावसायिक फसलें उन्होंने ले ली थी, जैसे नील की खेती, उन्होंने तंबाकू की खेती, कहवा की खेती, इस तरह की खेती उन्होंने करवाई, और इन चीज़ों को वो अपने यहाँ ले जाते थे, निर्यात मतलब अपने यहाँ अपने वहीं पे ब्रिटिश के लिए निर्यात करते थे, यहाँ से भेजते थे, और वहाँ से पक्का माल, यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहाँ से जो है तैयार माल बन के आता था, और यहाँ आकर वो माल जो है बहुत अधिक ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। ये था विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी। तो ये महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ पर तो ये बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। जब विश्व युद्ध होता है, मान लीजिए कोई युद्ध होता है, आपस में किसी के पास झगड़ा होता है, झगड़े में क्या होता है, जन धन की हानि होती है, जन की भी होती है, धन की भी होती है, पैसा भी बर्बाद होता है और लोग भी मारे जाते हैं। तो उसकी भरपाई के लिए क्या किया, रक्षा मामलों पर व्यय बहुत होने लगा, रक्षा मामलों पर, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी, विदेशी कोई आक्रमण न कर दे हम पर, या कोई किसी भी देश पर एक दूसरे वो डरते थे उस समय भी, तो कोई उसके ऊपर आक्रमण न कर दे, इसलिए वो अपने रक्षा खर्च में उनके इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई रक्षा के मामले में, उनको और अधिक व्यय करना पड़ा। जो पैसा पहले खर्च करते थे उससे कहीं ज़्यादा पैसा जाके खर्च होने लगा। क्या होने लगा,
इस युद्ध के बाद रक्षा पर अधिक व्यय, रक्षा पर अधिक व्यय होने लगा। और इतना व्यय अधिक हुआ कि विदेश मतलब दूसरे लोगों से कर्ज भी लेना पड़ा। जो समृद्धशाली मुल्क थे उस समय, जो सक्षम देश थे, उनसे जो जाके कर्ज लेना पड़ा हमें। मतलब हमें इंडिया तो अधीन ही था, जो और भी देश थे यूरोप के जो देश थे उस समय, ऑस्ट्रिया थी, प्रसा थी, और क्या नाम अमेरिका थी, जापान था। ये मुख्य प्रतिद्वंदी थे उस समय, जापान और अमेरिका। रूस था। ये सारे देश जो है काफ़ी समृद्धशाली उस समय हुआ करते थे। तो रक्षा पर अधिक व्यय होने लगा, रक्षा पर व्यय हुआ। उसके बाद उस समय 1920-21 की बात है, एक महामारी अकाल प्लेग जन फ्लू कुछ फैला हुआ था, ऐसा लिखते हैं इतिहास में, उल्लेख है कि इस तरह की एक बीमारी फैली हुई थी। तो उस समय हम पूरे विश्व में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो 1920-21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ माना जाता है, कि जनसंख्या स्थिर मानी जाती है, स्थिर रही है। तो अब जब बीमारी फैलेगी और जो रक्षा व्यय पर पैसा अधिक खर्च होगा, तो खाद्यान्न फसलें, और उस समय एक अकाल और पड़ा था, उस समय सूखा बता रहे, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, अनाज का उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में हुआ था। तो एक तीसरी समस्या खड़ी हो गई थी कि खाद्यान्नों की कमी। खाद्यान्नों की कमी भी सामने उभर कर आई। तो जब खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, अन्न नहीं खाने को मिलेगा, अनाज नहीं होगा, तो लोग क्या होगा, स्थिति ये होगी कि लोग भूखों से, जो मध्यम और गरीब तबका था, गरीब और मध्यम वर्ग था, उसके लिए अनाज नहीं मिल पा रहा था, वो बेचारा भूखों मरने लगा। स्थिति ये आ गई कि लोग भूखों मरने लगे। क्यों कि इतना अकाल फैल गया, इतनी ज़्यादा फसलें जो है, क्योंकि व्यवसाय फसलें ज़्यादा होती थी, खाद्यान्न फसलें कम होती थी, तो यहाँ पे अन्न की भरपाई नहीं हो पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये समस्या सामने आई। उसके बाद एक और चीज उन्होंने बढ़ा दी, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। सीमा शुल्क एक ऐसा कर होता है कि हम जो है, मान लीजिए हमें दो जोड़ी कपड़े मतलब हम ले सकते हैं। एक सीमा है कि आप हर व्यक्ति केवल 2 जोड़ी कपड़े खरीद सकता है, या कोई भी चीज़ लिमिट है। उससे अगर लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उससे क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। कौन सा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क होता है वो देना पड़ेगा। क्यों, आपने उसकी सीमा से अधिक मतलब उस चीज़ का व्यय किया, वो चीज़ खर्च की है, इस्तेमाल किया है, आप उसका जो है आपने व्यय किया है, इसलिए आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ये नियम बना दिया किसने, ये नियम बना दिया हम पर सत्ता करने वाले लोगों ने। तो सीमा शुल्क, अगर कोई व्यक्ति उससे जो सीमा थी, सीमा से अधिक कोई वस्तु लेगा तो उस पर टैक्स लगेगा सीमा शुल्क के रूप में। तीसरा आता है, चौथा आता है तो आयकर। आयकर क्या होता है, आय से मतलब होता है इनकम। जो आपका इनकम का कोई स्रोत है, जैसे कृषि से स्रोत, नौकरी से स्रोत, मजदूरी से स्रोत, अथवा कोई अन्य उद्योग धंधों से जो आपको आय प्राप्त होती है, उस आय पर क्या लग रहा था, कर लग रहा था। मान लीजिए कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है एक महीने में, और उसने 1000 से ज़्यादा 15 से या 12 से 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया, तो उसे वो 2 से
करोड़ रुपए हैं उस पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स सीमा से ऊपर इनकम टैक्स लगने लगेगा, क्योंकि वो सीमा आपने लांघ दी है। आयकर की सीमा थी कि 10,000 करोड़ रुपए तक आप अगर टर्नओवर करते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर ऊपर अगर जाएंगे आपकी इनकम होगी तो इस पर टैक्स शुरू हो जाएगा लगना। तो ये था आयकर। आयकर में वृद्धि होने लगी। अब आया खिलाफत और असहयोग। खिलाफत, खिलाफत का मतलब होता है खिलाफत। खिलाफत मतलब विरोध करना। खिलाफत, खिलाफत का मतलब होता है विरोध। किसी चीज का खिलाफत कहते हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। पहले गांव में लोग बोल देते, गांव की भाषा में, वो उनके खिलाफ हैं। खिलाफ का मतलब उनके विपरीत, उनके सपोर्ट में नहीं है, उनके विरोध में कोई काम करने को तत्पर है, तैयार हैं करने के लिए रहते हैं हमेशा। तो खिलाफत। इसी तरह से महात्मा गांधी ने एक आंदोलन के रूप में एक मतलब एक मुहिम चलाई थी कि खिलाफत। खिलाफत काहे की थी उन्होंने, कि जो कार्य जो है उन्हें जो है हमारे विरोध में लग रहे थे, हमारी भारतीय लोगों के, भारतीय जनमानस के विरोध में लग रहे थे, वो महात्मा गांधी ने क्या किया, उनका खिलाफत किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, उनकी खिलाफत की। जैसे मान लीजिए अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत हम पर मनमाने तरीके से अपने मन से मर्जी से फसलें उत्पादन करती थी। जैसे नील की खेती करवाई उन्होंने। नील की ऐसी खेती होती है उसमें कोई चीज़ खाने की नहीं होती है, जो भी उत्पादन होगा वो सब चला जाएगा, उद्योग धंधे में काम होगा। नील कपड़े की रंगाई छपाई में काम आती थी, अब वो कोई खाने की चीज़ थी नहीं। तो वो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तरह का कोई भी फसल पैदा नहीं, इसकी खिलाफत करेंगे, ये फसल हम नहीं लगवाएंगे, अपने किसानों से कहेंगे वो हम खिलाफत इसकी करेंगे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था इसी के तहत बिहार के चंपारण में इन्होंने चलाया था आंदोलन। किसानों के इसी नील की कृषि के खिलाफ था। तो उस आंदोलन में उन्होंने सभी किसान उस चंपारण में बिहार के काफ़ी किसान इकट्ठे किए थे उन्होंने। और ये बात है 1920-21 की बात है। इन्होंने इकट्ठे किए थे और कहा था कि इस तरह की कोई भी फसल उत्पादन अगर करवाते हैं तो आप लोगों को उसका विरोध करना, उसकी खिलाफत करनी, आप उसको सपोर्ट में नहीं, आप घूमेंगे नहीं। इस तरह से महात्मा गांधी ने लोगों को जाकर प्रेरित किया। उसके बाद महाराष्ट्र के नहीं गुजरात के खेड़ा नामक जिला है, गुजरात में खेड़ा, उसमें जाकर भी उन्होंने इसी मुहिम को करीब 1 वर्ष बाद शुरू किया था। 1922 की बात है। 1922 में इन्होंने जाके खेड़ा में जाकर इन्होंने जाके किसानों को इकट्ठा करके इसी तरह की, जैसे चंपारण में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो भी कार्य कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हमारे किसानों के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे जनमानस के लिए जो कृषि फसलें, खाद्यान्न कृषि फसलें वो पैदा नहीं हो रही हैं, हम इसे नहीं करेंगे। नील की खेती हम हरगिज़ नहीं बोएंगे, हम तंबाकू नहीं करेंगे, कहवा की खेती नहीं करेंगे। इस तरह से इन्होंने वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किया और काफ़ी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके और इस तरह से खिलाफत की थी। उसके बाद आता है असहयोग। असहयोग माने न हो, सहयोग माने योगदान है। असहयोग। महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन चलाया था, उसका नाम था असहयोग। इसमें उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज करेंगे,
जो भी कार्य करेंगे और हमें उनका जो है उसमें क्या करना है, असहयोग करना है उसका हमें, क्योंकि यहाँ के लोग ही उनकी सरकार को चलाते थे। यहाँ के लोग तीसरे तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में भर्ती होते थे और वो उनके कामों को अंजाम दिलवाते थे, करवाते थे बखूबी जिम्मेदारी के साथ। तो ऐसे लोगों से महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें ऐसे व्यक्तियों का, ऐसी हुकूमत का, ऐसे सरकार को चलाने वाले लोगों का क्या करना है, असहयोग करना है। उनका सहयोग नहीं करना है बल्कि उनका असहयोग करना है और उनकी खिलाफत करनी है हमें असहयोग के माध्यम से। उनके किसी कार्य में हमें सपोर्ट नहीं करना है। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जो बात सत्य है उसके लिए क्या करना, हमें आग्रह करना है, जबरदस्ती करवानी है। आग्रह का मतलब जबरदस्ती, न मानने के बाद भी हमें उनको उससे मनवाना है। ये महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह पर। और इस सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, उन विचारों को देखिए। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्याग्रह का अर्थ उन्होंने बताया था कि विध्वंस कतई नहीं है। क्या है, विध्वंस, किसी चीज का विध्वंस नहीं करना है। बल्कि उन्होंने क्या था, विध्वंस नहीं करना है बल्कि शत्रु के मस्तिष्क को क्या करना है, प्रेम, करुणा, दया, प्रेम से, करुणा से, दया से, इन चीजों से उसको अपनी तरफ उन्मुख करना है। उन्मुख करना मतलब मोड़ना है। झगड़ा से नहीं, लड़ाई से नहीं, गोली से नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है। उसके ऐसी बातें करो, ऐसे विचार उसके मन में उत्पन्न करो कि उन विचारों से प्रेरित होकर वो व्यक्ति आपके लिए बोल पड़े, आपके लिए आपकी बात कहने के लिए तत्पर हो जाए। ये महात्मा गांधी ने कहा था और इस सत्याग्रह का यही वास्तविक अर्थ महात्मा गांधी ने बताया था कि अपने आप किसी व्यक्ति की हिंसा न करो, किसी व्यक्ति को सताओ मत, किसी व्यक्ति को परेशान न करो अनायास, केवल अपने किस पे करो, सत्य के मार्ग पर चलकर जो भी आपको करना है, सत्य रूपी मार्ग पर चलकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचना ही आपका मुख्य उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने ये चीज बखूबी भारतीय जनता के कड़ कड़ में, जनमानस के मन मस्तिष्क दिमाग में भर दी गई थी। और इन्हीं सब विचारों से ही महात्मा गांधी से हमारे यहाँ की जनता प्रेरित होकर उनके साथ लग गई, उनके साथ जो है इस मुहिम में साथ दे दिया। और इस मुहिम में साथ देकर वो काफ़ी समय के बाद, हालांकि उनको देर से मिली लेकिन स्वतंत्रता तक वो पहुँचने में सफल रहे।